नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे जो 1994 में पूछा गया था। इसमें व्याख्याएं सहित हल प्रश्न दिया गया है, तो एक एक करके हम करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। यानी सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, इसका आंसर हो जाएगा ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एशिया माइनर में बोगाज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सविता यानी सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लिखित है। इस मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रम ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? तो ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। यानी उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। चांडाल अस्पृश्य माने जाने लगे जो नगर के बाहर निवास करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। 600 से 300 ईसा पूर्व का समय सूत्र युग का समय था। अगला प्रश्न देखते हैं। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए यह विख्यात था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संगम काल में उरेयूर सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरेयूर नामक स्थान का वर्णन एक अज्ञात लेखक द्वारा रचित पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये गुप्तों का योगदान अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त का योगदान अत्यधिक था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया तथा देवगढ़, ललितपुर, भितरगांव, कानपुर एवं तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर चीन, पूर्वी एशिया, हिंदी चीन, कंबोडिया, मलाया एवं इंडोनेशिया तक हुआ। अगला प्रश्न है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखलीपुत्र गोसाल थे। यानी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते हैं। मखलीपुत्र गोसाल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ। सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुहा विहार बनवाए। आजीवकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया है।
महावीर से श्रावस्ती में वाद विवाद के बाद 487 ईसा पूर्व मखलीपुत्र गोसाल की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये हो जाएगा मिलिंद पन्हो, यानी उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो ये मिलिंद पन्हो हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है, यानी मिलिंद पन्हो क्या है, एक पाली ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडार और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। जातक ग्रंथ और संगम साहित्य में व्यापारिक मार्गों का विशद उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये हो जाएगा भाबरू स्तंभ, यानी भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक ने भाबरू स्तंभ अभिलेख में स्वयं को देवनाम, प्रियदर्शनी, लाजिनो, मगधो कहा है, जिसका अर्थ देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो ये हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह विदित होता है कि वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। उसी के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये हो जाएगा गुप्त वंश, यानी गुप्त वंश के शासक वंशों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्तवंशी शासकों का समय ब्राह्मण धर्म एवं हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय माना जाता है, यानी गुप्तवंशी शासकों का समय ब्राह्मण धर्म एवं हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय माना जाता है। हिंदू धर्म की विकास यात्रा के इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, जैसे मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गई, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया एवं गुप्त काल में ही वैष्णव एवं शैव धर्म के मध्य समन्वय स्थापित हुआ। ईश्वर भक्ति को महत्व दिया गया। तत्कालीन महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में वैष्णव एवं शैव संप्रदाय प्रचलन में थे। आगे देखते हैं। वैष्णव धर्म गुप्त शासकों का धर्म था। अनेक गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की और इन राजाओं ने अपनी राजज्ञाएं गुरुध्वज में अंकित करवाई। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुद ही मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया और इस बार इसका मुकाबला खख्खरों से हुआ। इसने खख्खरों को पराजित कर बुरी तरह नरसंहार कराया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद चूंकि इसका कोई अपना पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। सिंहासन रूढ़ होने के समय ऐबक ने अपने आप को मलिक एवं सिपह सलाहकार की पदवी से संतुष्ट रखा। इसने अपने नाम से ना तो कोई सिक्का जारी करवाया और ना ही कभी खुतबे पढ़वाए। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला व्याख्या इसके देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक़्फ़ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था, यानी वह भूमि जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी वह खालसा भूमि कहलाता था। साथ ही मकदूमों, खुतों एवं चौधरी के विशेष अधिकार वापस ले लिए। इसने समस्त पैदावार का 50% भू राजस्व यानी खराज के रूप में लेना निश्चित किया। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर यानी मसाहत भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया। अलाउद्दीन ने भूमि के एक बिस्वा को एक इकाई माना। सुल्तान लगान को अन्न में वसूलने को महत्व देता था। अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और घरी कर जो घरों पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के बने थे? तो ये हो जाएगा चांदी और तांबा के बने होते थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका लगभग 175 ग्रेन का था, तांबे का जीतल चलवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा यानी 1/2 और बिख नामक सिक्के तथा ससगनी यानी 6 जीतल नामक चांदी का सिक्का चलवाया। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। 12 मासा की रचना किसने किया? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन 12 मासा के रूप में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाबित का संबंध किससे था? तो ये हो जाएगा राज्य कानून से था। यानी जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जवाबित का आशय राज्य के कानून यानी लॉ ऑफ स्टेट से है। जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून जवाबित कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये हो जाएगा भू राजस्व। यानी विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। प्रायः इस नगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। 14वीं शताब्दी में उत्पन्न विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग और आधुनिक औपनिवेशिक काल के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इसकी राजधानी के नाम पर पड़ा है। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों का नाम है। आगे देखते हैं, संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश और आरवीडू वंश। यानी विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे लगान, संपत्ति कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर कर, सिंचाई कर, चारागाह कर, उद्यान कर एवं अनेक प्रकार के अर्थ दंड थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये थी कांधार। यानी ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये कांधार थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कांधार था। जहांगीर ने ईरान से भारत का सिंह द्वार कहे जाने वाले तथा व्यापार एवं सैनिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत कांधार को जीता था, लेकिन 1621 ईस्वी में ईरान के शाह अब्बास ने इसे युद्ध द्वारा जीत लिया। 1622 ईस्वी में खुर्रम यानी शाहजहां के विद्रोह के कारण जहांगीर के समय ही कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दूह अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये जहांगीर ने शुरू किया था। दूह अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया? तो जहांगीर ने शुरू किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दूह अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 में अकबर ने की थी। मनसबदार के साथ साथ 1594-95 ईस्वी में सवार का पद भी जुड़ने लगा। इस तरह अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा कई चरणों से गुजरकर उत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में दूह अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। दूह अस्पा में मनसबदारों को निर्धारित संख्या में घुड़सवारों के साथ साथ उतने ही कोतल अतिरिक्त घोड़े रखने होते थे, जबकि सिंह अस्पा में मनसबदारों को दुगुने कोतल घोड़े रखने पड़ने थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन मनसबदारों के लिए नियम बनाया जो अपने पद की तुलना में घुड़सवारों की संख्या कम रखते थे। औरंगजेब के समय में सक्षम मनसबदारों के किसी महत्वपूर्ण पद पर जैसे फौजदार या किलेदार आदि पद पर नियुक्त या फिर किसी महत्वपूर्ण अभियान पर जाते समय उसके सवार पद में अतिरिक्त वृद्धि का एक और माध्यम निकाला गया जिसे मसाहत कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह अकबर की उपज थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने किया था। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष लगभग 1580 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर राजस्व की नवीन प्रणाली जिसका नाम जब्ती था को प्रारंभ किया। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर की दरों को निर्धारित किया जाता था। यह प्रणाली बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा एवं गुजरात में प्रचलित थी। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तखसीस अर्थात कर निर्धारण करते थे, दूसरे को तहसीन या वास्तविक वसूली कहते थे। लगान निर्धारण के समय राजस्व अधिकारी द्वारा लिखे गए पत्र को पट्टा या कौल या कोलकार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ये तुगलमा प्रथा था। यानी पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो तुगलमा प्रथा था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण तुगलमा युद्ध नीति थी। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने हुई, पर दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया।
युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह परास्त होने के साथ ही मार दिया गया। आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग का जिक्र किया है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध में ही बाबर ने अपने 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा की सेवाएं ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरंजामी व्यवस्था मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा वतनदारों यानी जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके सिविल और सैन्य सेनाएं के लिए प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये इस प्रश्न पर संशय है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। वर्ष 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। इस समय भारत का सम्राट मुगल शासक जहांगीर था। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में रमौसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रमौसी कृषक जत्था को किसने स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र में रमौसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में स्थापित किया था। रमौसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया। अगला प्रश्न है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये सरकार को लगान देना बंद करना था। यानी अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवध का एका आंदोलन सन 1920 ईस्वी में मदारी पासी के नेतृत्व में लगान में बढ़ोतरी के विरुद्ध हुआ था, जो अवध के बाराबंकी, हरदेई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत था। इस आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल हुए थे। इस समय लगान की दर 50% से अधिक पहुंच गई थी। चूंकि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पिछड़ी जाति के मदारी पासी एवं कुछ ऐसे नेताओं ने किया जो कांग्रेस या खिलाफत नेताओं के आंदोलन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध नहीं थे। परिणामतः इस आंदोलन से राष्ट्रवादी नेता अलग थलग पड़ गए। सरकार ने मार्च 1922 तक इस आंदोलन को कुचल दिया। एका आंदोलन अन्य किसान आंदोलनों से अलग था, क्योंकि इसमें काश्तकारों के साथ साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे। अगला प्रश्न है। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यानी नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाई धोबी बंद आंदोलन के तहत जमींदारों तथा तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। 1878 ईस्वी में लिट्टन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1937 ईस्वी के कांग्रेस सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान कृषि सुधार करने का आश्वासन दिया था। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकारिणी ने भू सुधारों हेतु व्यापक रणनीति तैयार की थी और कांग्रेस शासित राज्यों में कृषकों के व्यापक हित में काश्तकारी अधिनियम पारित किए गए। संयुक्त प्रांत में 1939 ईस्वी में तथा बिहार एवं उड़ीसा में 1938 ईस्वी में नए काश्तकारी कानून पारित हुए थे। अगला प्रश्न लेते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये तारकानाथ दास ने किया था। यानी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकानाथ दास ने किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया। सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी और पांडुरंग खान ने 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन ने उर्दू में सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका के बंद होने के पश्चात तारकनाथ दास ने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक इंग्लिश मासिक अखबार का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये प्रथम महायुद्ध का शुरू होना इसका महत्वपूर्ण कारण था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना इसका महत्वपूर्ण कारण था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। विश्व युद्ध के शुरू होने पर गदर पार्टी के नेताओं ने भारत वापस आकर विद्रोह को योजनाबद्ध तरीके से चलाने का फैसला किया। गदर पार्टी ने पहली बार गुरिल्ला पद्धति के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई। कामागाटामारू घटना का इस्तेमाल गदर पार्टी के सदस्यों ने ब्रिटेन विरोधी भावनाएं जगाने के लिए इस्तेमाल किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये हो जाएगा कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा और कि उन्हीं के सख्त प्रयासों से कांग्रेस के दोनों दलों नरम और गरम एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहमति के बिंदु ढूंढे जा सके। 1916 के लखनऊ पैक्ट में होम रूल नेताओं एनी बेसेंट एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, सन 1920 ईस्वी के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, यह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। अगला प्रश्न है, सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये मजदूरों ने हिस्सा लिया था। 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? तो ये मजदूरों ने हिस्सा लिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में मजदूरों ने हिस्सा लिया। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन के पश्चात 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। अहमदाबाद के मिल मजदूर प्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी के सहयोग से ही मिल मालिकों ने गांधी जी द्वारा सुझाए गए 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इसी ने इसकी स्थापना की थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज यानी INA की योजना कैप्टन मोहन सिंह के मन में मलाया में आई थी। कहाँ आई थी? मलाया में। वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे। जापानी सेना के अफसर मेजर फुजिहारा तथा सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह की सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए गए 40,000 युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को मुक्ति दिलाना था। पुनः रास बिहारी बोस के नेतृत्व में मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो के सम्मेलन में अप्रवासी अगला प्रश्न देखते हैं, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज INA की योजना कैप्टन मोहन सिंह के मन में मलाया में आई। वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे। जापानी सेना के अफसर मेजर फुजिहारा तथा सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह की सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए गए 40,000 युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को मुक्ति दिलाना था। आगे देखते हैं, पुनः रास बिहारी बोस के नेतृत्व में मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो के सम्मेलन में अप्रवासी भारतीयों द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। पुनः 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व का भार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल थे। कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता की संज्ञा दी है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवालिक सेल समूह को दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। तो ये गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है। यानी शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो ये गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है। भावर प्रदेश शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली संकरी पट्टी के रूप में स्थित गिरिपाद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकर, बजरी आदि लाकर जमा कर देती है, जिससे परागम्य चट्टानें का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है। तराई प्रदेश भावर के दक्षिण में मैदान का वह भाग है जहां भावर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है। बांगर प्रदेश वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ होता है। आगे देखते हैं।
खादर प्रदेश वह नीचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी लाकर यहाँ पर बिछा देता है, इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का उदाहरण है। यानी द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? ये प्रवाल उत्पत्ति का है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। यह क्षेत्र उन द्वीपों का समूह है जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, 13 प्रवाल भित्ति और जलमग्न बालू के तट शामिल हैं। इसमें केवल 10 द्वीपों पर ही लोग निवास करते हैं। सन 1956 ईस्वी में लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। सन 1973 ईस्वी में लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह को मिलाकर लक्षद्वीप कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत विस्तृत है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसका अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण दिशा की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि कच्छ के रन से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की कोणात्मक दूरी का 1/3 भाग तथा इसका देशांतरीय विस्तार विषुवत रेखा के 12वें भाग के बराबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है, जो इस प्रकार है। पहला रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत और 8वां अर्जेंटीना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, यानी 1.2 बिलियन, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। आगे देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में दूसरा स्थान है। चीन पहला है, दूसरा भारत है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील। आगे देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है उपरोक्त सभी, यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का जो जल स्रोत है वो मानसरोवर झील के पास है तिब्बत में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। अपने स्रोत से उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह नदी लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल है। यह समुद्र तल से 4630 मीटर ऊंचा है। राक्षस ताल से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और सिपकेला दर्रे के निकट हिमालय में संकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी चमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे देखते हैं। तिब्बत में यह नदी लगभग 1250 किलोमीटर की दूरी तक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। अगला प्रश्न है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो ये हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई सर्वत्र भिन्न है। असम हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण 4420 मीटर पर हिमरेखा पाई जाती है, जबकि कश्मीर हिमालय में शुष्कता के कारण 6000 मीटर पर हिमरेखा मिलती है। नेपाल हिमालय में 4500 मीटर तथा कुमायूं एवं पंजाब हिमालय में 5200 मीटर पर हिमरेखा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर लंबी है। भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो कितनी किलोमीटर लंबी है? 6100 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कर्क रेखा इसके ठीक बीचों बीच होकर जाती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह की तटरेखा को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। स्पष्ट है कि भारत एक विशाल देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में 7वां स्थान है, परंतु 6 अन्य देश इससे बड़े भी हैं। इसके नाम है रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? ये हो जाएगा रांची। रांची जो है ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी छोर है जो मैकाल पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। पठार के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न ऊंचाइयां पाई जाती है। इसके उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती है। इस पठार से बहुत सी नदियां निकलती है जिनमें दामोदर, कोयल तथा स्वर्णरेखा मुख्य है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के 2 भागों में विभाजित करती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। पहला है रांची का पठार, दूसरा है हजारीबाग का पठार। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। तिब्बत से निकलने वाली प्रमुख नदियां सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जिसमें सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। अगला प्रश्न है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो ये 1600 मीटर तक होती है। गंगा की जो जलोढ़ मृदा की गहराई जो होती है भूमि की सतह के नीचे लगभग 1600 मीटर तक की होती है। अगला प्रश्न इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा यह मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों तथा डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। यह बड़ी ही उपजाऊ मिट्टी है। गंगा सतलज का मैदान इस मिट्टी का बना हुआ है। इस मैदान की गणना विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में की जाती है। जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह से नीचे लगभग 600 मीटर तक होती है। महान नदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टाई भागों में भी यही मिट्टी पाई जाती है। इसे डेल्टाई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी के भौतिक गुण जलवायु तथा वनस्पति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नए जलोढ़ वाला खादर तथा पुराने जलोढ़ वाला बांगर दोनों ही नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर पाए जाते हैं। दोनों में महीन कण होते हैं, यद्यपि बांगर मिट्टी में मृत्तिका का अंश अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। यानी भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मानसून आने का प्रमुख कारक स्थल तथा समुद्रों का तापांतर है। स्थल के अत्यधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र के अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है और वर्षा कराती है। भारत में मानसून आने का प्रमुख कारक स्थल है तथा समुद्र का ताप अंतर है। स्थल के अत्यधिक गर्म हो जाने से तथा समुद्र के अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है और वर्षा करती है। अगला प्रश्न है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो गेहूँ। गेहूँ जो है ये नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट ये नकदी फसल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नकदी फसलों में उन व्यापारिक फसलों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। भारत की प्रमुख नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट, चाय, कपास है, जबकि गेहूँ खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। यानी साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। विकिरण के चलते मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है, जबकि साफ रात में विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रात ठंडी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ये हो जाएगा अफ्रीका। पृथ्वी की सतह पर 71% क्षेत्र में जल एवं 29% क्षेत्र पर भूमि है। भूसतह को एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका में विभाजित किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका का नाम है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका का उपनाम है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो हो जाएगा बी, यानी भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्य में होता है, यानी शाम में होता है। शाम के समय में गरज के साथ वर्षा होती है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा के क्षेत्र में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विषुवतीय क्षेत्रों में मध्याह्न में लगभग सदैव बारिश रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण सदैव गर्म रहते हैं तथा समुद्र के पास स्थित होने के कारण गर्मी में वाष्पन होता रहता है और मध्याह्न में बारिश होती है। अगला प्रश्न है मोना लोआ उदाहरण है किसका? ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना लोआ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यानी अमेरिका में 4170 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इनका मुख सर्वदा खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं और शंकु का निर्माण होता है।
शंकु का निर्माण होता रहता है, जबकि प्रसुप्त ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं हुआ होता, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती है। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जनधन की अपार क्षति होती है। इसके मुख से गैसें एवं वाष्प निकलती रहती है। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है किससे? तो ये यूरेनियम लेड विधि से आंकी जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन सेल समूहों की आयु लाखों एवं करोड़ों वर्ष पुरानी होने के कारण यूरेनियम लेड विधि द्वारा आंकी जाती है। यूरेनियम तथा थोरियम किसी न किसी रूप तथा मात्रा में प्रत्येक सेल में पाई जाती है। कार्बन 14 डेटिंग द्वारा पुरातत्वकालीन जीव जंतुओं के अवशेषों की आयु एवं समय का निर्धारण किया जाता है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि द्वारा चट्टानों में रेडियोधर्मी पोटेशियम के अनुपात को मापकर चट्टानों को उत्पत्ति के समय का निर्धारण किया जाता है। कोयले का सामान्य प्रकार है क्या? तो बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है कोयले का सामान्य प्रकार है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिटुमिनस एक सामान्य प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश 70 से 90% तक होता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम एवं बहुत कठोर होता है। इसमें कार्बन का अंश 90% से अधिक होता है और इसकी भंडार भी बहुत सीमित है। अगला प्रश्न है, टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। यानी टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर क्या होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास चूना पत्थर वाले भूभाग में होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों और चूना क्षेत्रों में मिलने वाली यह मिट्टी फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग की होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। इसे लाल पोडजोल के नाम से भी जाना जाता है। ब्राजील के कहवा उत्पादक क्षेत्रों की मिट्टी टेरा रोसा ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा डी, ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। ये गलत है। ये वे सेलें हैं जिसकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। सही है। ये सेलें अक्रिस्टलीय होती है। सही है। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती है। भी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवसादी सेलों के संदर्भ में असत्य कथन है, ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती। अवसादी चट्टानें वे चट्टानें हैं जो मुख्यतः उस प्राचीन चट्टानों तथा खनिजों के टुकड़े से बनती है जो कि पूरी तरह से संगठित हो जाते हैं और परतें में जम जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण समुद्री चट्टानों, नदीकृत चट्टानों, सरोवरीय चट्टानों, वायुद्ध चट्टानें और हिमनद चट्टानें के रूप में वर्गीकृत किया गया। टीन मिलता है कहाँ? तो ये पलासर निक्षेपों से मिलते हैं। टीन जो मिलता है ये पलासर निक्षेपों से मिलते हैं। प्लेसर निक्षेप में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम आदि है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान होने से सुरक्षित किया जाता है। यानी मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कृषि प्रणाली में सुधार करके मृदा के नुकसान को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इनमें फसलों का चक्रण, सीढ़ीदार कृषि तथा ढालों पर समुच्च रेखीय जुताई करना आदि उपाय है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संवैधानिक सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से में। यानी भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना प्रारंभ होती है वो हम भारत के लोग शब्दों में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य है और जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। इनके अभाव में लोकतंत्र मात्र कल्पना होगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रयोजन शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त कर कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है। इन आधारभूत सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो ये संसद के द्वारा, यानी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक की होती है। 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति की पदावधि 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देकर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाए जाने पर राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में उपबंधित है। यह प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा, दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा, किंतु ऐसा आरोप तब तक नहीं लाया जा सकेगा जब तक कि 14 दिन की लिखित सूचना देकर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्थापना अंतर्वृष्टि करने वाला संकल्प प्रस्तावित नहीं किया हो। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया हो। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कौन? तो ये ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी पहला है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर और युद्ध के आधार पर। अगला प्रश्न देते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति हथियारबंद विद्रोह, बाह्य आक्रमण तथा युद्ध तीनों ही आधारों पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में, यानी कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पे? लोकसभा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्त विधेयक की 2 श्रेणियां होती है। वित्त विधेयक 1 अनुच्छेद 117 के 1 केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117 के 3 सामान्य विधेयक की तरह संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो ये लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 93 में दी गई है, जिसके अनुसार लोकसभा अपने गठन के पश्चात अपने सदस्यों के मध्य से सदन के उचित संचालन हेतु एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये 6 महीने तक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक नहीं मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, अनुच्छेद 75(5) के तहत। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का, यानी संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दोनों सदनों को आहूत करने की, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। आहूत करने के बारे में संविधान ने राष्ट्रपति पर एक कर्तव्य आरोपित किया है, वह यह है कि वह दोनों सदनों को ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके बाद के सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतराल नहीं हो पाए, अनुच्छेद 85 के 1 के तहत। अगला प्रश्न है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो ये हो जाएगा बिहार और महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पर सबसे अधिक 80 प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः बिहार एवं महाराष्ट्र है, जिनके सदस्यों की संख्या क्रमशः 54 और 48 है। परंतु वर्तमान में बिहार के भूभाग को काटकर झारखंड नामक नए राज्य के सृजन के पश्चात बिहार में लोकसभा की 40 सीटें ही शेष बची है। लोकसभा की 14 सीटें झारखंड में चली गई है। अतः वर्तमान में लोकसभा में राज्यों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, 5 सीट उत्तरांचल में चली गई, महाराष्ट्र 48 सीटें, पश्चिम बंगाल 42 सीटें, तमिलनाडु 39 सीटें। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। वह इन दोनों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकता है यदि उनके निर्माण में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। पंचायती राज विषय है किसका? ये राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा स्वशासन की व्यवस्था को स्थानीय स्वायत्त शासन कहते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन के 2 मूल कारण है। पहला, यह व्यवस्था शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाती है। दूसरा, स्थानीय लोगों की भागीदारी सक्षम बनाती है, साथ ही लोगों को शासन की कला का ज्ञान होता है। भारत में पंचायती राज को संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में रखा गया है। आगे, राज्यों के अनुरोध पर भारतीय संसद द्वारा पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय संविधान में 73वां एवं 74वां संशोधन 1992 में किया गया। संविधान का 73वां संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है
24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। आगे है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस बात से झलकता है कि यहाँ पर जनता सांसदों विधायकों के निर्वाचन के माध्यम से अपने मनोनुकूल सरकार का चुनाव सीधे करती है। इसकी आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। इसकी अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में गठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 48 के तहत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। गायों, बछड़ों, दूध देने वाले तथा वाहक पशुओं की रक्षा तथा नस्ल के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए उचित कदम उठाएगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 51 के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, तीसरा है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। संविधान का अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। इस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। शेष अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ प्रथम औद्योगिकरण नीति 6 अप्रैल 1948 से हुआ। इस औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योग धंधों को उनके महत्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार किया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में तीव्र आर्थिक विकास एवं तीव्र औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता को प्रोन्नत करने के लिए आयोजन का जो कार्यक्रम बनाया गया, उसका आधार भी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। योजना आयोग एक क्या है? यह परामर्शदायी संस्था है। योजना आयोग एक परामर्शदायी संस्था है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अतः इसका गठन गैर संवैधानिक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार के एक प्रलेख द्वारा मार्च 1950 में हुआ। फलस्वरूप इसके स्वरूप एवं संगठन में सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जाता रहा। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। अगला प्रश्न है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। यानी भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत दिए गए प्रश्न के अनुसार प्रत्यक्ष कर होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में निम्न करों को शामिल किया जाता है: आयकर, निगम कर, मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर एवं व्यय कर, जिसमें उपहार कर को 1998 में समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत जीएसटी है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। अगला प्रश्न देते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है रोजगार बढ़ाने को। यानी 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो प्राथमिकता देता है रोजगार बढ़ाने को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चला था। उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणीत जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था, अर्थात रोजगार बढ़ाने को महत्व दिया गया। इस योजना में विकास दर प्राप्ति का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति उससे बढ़कर 6.8% हुई। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बाद पटसन उद्योग हमारा दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। इसका आरंभ कोलकाता में सन 1853 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे रिसरा नामक स्थान पर हुआ। 1859 ईस्वी में इसी कारखाने में पावरलूम लगाए गए। उसके बाद इस क्षेत्र में जूट उद्योग का निरंतर विकास होता गया, परंतु स्वाधीनता प्राप्ति के समय देश के विभाजन के कारण देश का लगभग 80% पटसन उत्पन्न करने वाला क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। आगे देखते हैं। सौभाग्य से देश की सारी पटसन मिलें भारत में ही रही। इससे हमारी पटसन मिलों को कच्चा माल प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई हुई। दूसरी तरफ पंजाब एवं सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के अलग हो जाने से कपास का एक बड़ा हिस्सा वहाँ चला गया, जिस कारण रुई उद्योग भी प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत
उद्योग था, यानी भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो उद्योग है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य योगदान सेवा क्षेत्र का है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 54% योगदान देता है, जबकि कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में सकल घरेलू उत्पाद का 22% ही है और उद्योग क्षेत्र का योगदान 24% है। दिए गए प्रश्न में चूंकि सेवा क्षेत्र को नहीं दिया गया, इसलिए उद्योग सही उत्तर है। वर्तमान में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान 18.8% है, उद्योग का योगदान 26.6% है एवं सेवा क्षेत्र 53% है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो हो जाएगा कपड़ा उद्योग, यानी कपड़ा उद्योग में भारत में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाई गई थी, लेकिन 1854 ईस्वी में कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित मुंबई स्पिनिंग वीविंग कंपनी सच्चे अर्थों में भारत के आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो ये दाल का, यानी भारत जो है ये सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल का। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता होने के साथ साथ आयातक भी है। वर्तमान FAD 2020 में भारत, स्पेन, पोलैंड, मोजाम्बिक, बांग्लादेश सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये लगा था सिंदरी में। कहाँ लगा था? सिंदरी में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी बिहार में लगाया गया था। भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की विशेष कमी है, अतः हमारे देश में इन रसायनों की कमी को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि भारत का प्रथम सुपर फॉस्फेट निर्माण कारखाना सन 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में स्थापित किया गया और कृत्रिम अमोनिया तथा अमोनिया सल्फेट का उत्पादन क्रमशः 1944 ईस्वी में और 1947 ईस्वी में शुरू हो गया था। तो भी इस उद्योग का सही विकास तब शुरू हुआ जब सन 1951 में सिंदरी में उर्वरक बनाने का कारखाना लगाया गया। इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरक बनाने के कारखाने सिंदरी, ट्राम्बे, गोरखपुर, नांगल, पानीपत, नामरूप, दुर्गापुर, बरौनी, रामगुंडम, तालचर और हल्दिया है। कोचीन, चेन्नई, राउरकेला तथा नेवेली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। शुष्क सेल में एक जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है। इसमें जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है। कुछ ऊर्जा की बैटरियों में अमोनियम क्लोराइड की जगह जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनमो क्या है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आजकल दैनिक जीवन में विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत जनित्र का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। ये गलत है। आकाश नीला लगता है क्योंकि नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही बनाता है। ये सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीला रंग अल्प तरंगदैर्घ्य होने के कारण दीर्घ तरंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन के कारण आकाश में बिखर जाता है। इसके चलते आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये 1/1000 मिमी के बराबर होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर तथा 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अतः 1 माइक्रोन 10⁻⁶ गुने 1000 मिलीमीटर या 1 माइक्रोन मीटर बराबर 10⁻⁶ गुने 10⁻³ मिलीमीटर होता है। आगे देखते हैं, अतिचालक का लक्षण होता है क्या? तो अनंत पारगम्यता। अतिचालक का जो लक्षण होता है वो अनंत पारगम्यता होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अतिचालक किसी चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से संबंधित है। इसकी खोज 1911 में कैमरलिंग ओम्स ने की थी। साधारणतया चालक धातुओं का प्रतिरोध ताप कम करने पर घटता जाता है, एक निम्न ताप पर आकर रुक जाता है। अतिचालकता की अवस्था में धातुओं में विद्युत धारा बगैर किसी बाह्य विद्युत स्रोत के बहती रहती है। धातुओं की अतिचालकता चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा नष्ट हो जाती है। यदि अतिचालक धातु में बहने वाली धारा काफ़ी अधिक है तो धारा स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र के कारण अतिचालक को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है। इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बैग ने की थी। यह सूर्य के चारों ओर चक्कर
90,777 दिन में यानी 248 वर्ष में पूरी करता है। पृथ्वी इसकी सूर्य से दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। यह सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 77,82,98,400 किलोमीटर है। यह सूर्य का एक चक्कर 4,333 दिन में पूरा करता है। नेपच्यून, इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। यह ग्रह सूर्य का एक चक्कर 60,182 दिन में पूरा करता है। अगला है वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण इसकी बूंदें गोलाकार रूप धारण कर लेती है। यदि उस पर लोहे की हल्की पीन धीरे से रख दी जाए तो वह इसकी सतह पर तैरती रहती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रिज का दरवाज़ा खुला रखने पर फ्रिज पूरे कमरे को ही ठंडा करने की कोशिश करता है, जिससे उसमें लगे कूलेंट तेज़ी से चलने लगता है तथा कंप्रेसर और अधिक ऊर्जा लेने लगता है। कंप्रेसर और कूलेंट तेज़ी से कार्य करने में ज़्यादा ऊष्मा कमरे में छोड़ते हैं, जिससे फ्रिज जो तापमान कम कर रहा है वही वापस गर्मी के रूप में कमरे में आ जाती है। अतः धीरे धीरे कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा पिचब्लेंड। पिचब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम पिचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, जबकि अवसादी सेलों में चूना पत्थर पाया जाता है। रेडियम की खोज 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी ने किया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परमाणु बम को सामान्यतः नाभिकीय बम भी कहा जाता है। इसका सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 अथवा प्लूटोनियम Pu 239 का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप अपार ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस H2O इंटू H2O। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। इसका उपयोग हड्डी की टूट फूट में, पट्टी बांधने में, मूर्ति बनाने में तथा दीवारों एवं छतों को चिकना बनाने में किया जाता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है। नींबू में खट्टापन साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है एवं जलीय विलयन में वे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल साधारणतया खट्टे फलों जैसे नींबू, इमली आदि में पाए जाते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टॉर्टरिक अम्ल, हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल, फिटकिरी व सोरा में नाइट्रिक अम्ल, फलों के रसों और सुगंधित तेलों में एसिटिक अम्ल, लाल चींटियों तथा बर्रे व बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल, साल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल, घास तथा पत्ते व मूत्र में बेंजोइक अम्ल, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में रंग एवं औषधि बनाने में तथा अम्लराज बनाने में प्रयुक्त होता है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वायु एक मिश्रण है। वायु में विभिन्न गैसें समानुपातिक न होकर भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद है, इसलिए इसे यौगिक के बजाय मिश्रण कहा जाता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, सही है। ऑक्सीकारक होता है, सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, भी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, जीवाणुनाशक के रूप में, रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने में, चीनी को सफ़ेद करने आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारद मिश्रण है किसका? तो हो जाएगा पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी धातु का किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन्न होते हैं, जिनसे मिलकर मिश्र धातुएं बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है इन दोनों से, यानी बीज द्वारा उत्पादित पौधा या तना कोट प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पौधा, दोनों पौधे में माँ पौधे के समान ही होते हैं, यानी बीजों से भी हो जाएगा और तना कोट से भी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ये हो जाएगा रेफ्लेसिया, यानी रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। इसका व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 kg होता है। मटर पौधा है क्या? एक साग है। क्या है? मटर का पौधा है क्या है? साग है। अगला है, मटर का पौधा साग है। यह द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ में गांठें मिलती है। मटर में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन C आदि पाए जाते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है। ये सही है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती है, ये सही है। उनमें हमारी तरह फेफड़े नहीं होते हैं और ना ही वे हमारी तरह नाक से सांस लेती है। मछलियाँ सांस लेने के लिए मुंह में पानी लेती है। यह पानी गलफरों से होता हुआ बाहर निकल जाता है। पानी में मिली हुई ऑक्सीजन गलफरों की कोशिकाओं द्वारा सोख ली जाती है और गलफरों में बहने वाले खून के साथ यह ऑक्सीजन में मिल जाती है और शरीर में भ्रमण करती है। इसी ऑक्सीजन से मछली का खून शुद्ध होता रहता है तथा मछली की सांस लेने की क्रिया पूरी हो जाती है, इसलिए मछली को पानी से बाहर निकालने पर मर जाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये हो जाएगा नर्तन से। इसकी व्याख्या, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नर्तन से पहचान करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये हो जाएगा 20 बार, 20 दांत। मनुष्य के जीवन में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। पहले शैशवावस्था में 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध का दांत कहते हैं। यही दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? इस पर मतभेद है, इसको पढ़ लेते हैं पहले व्याख्या को। सभी विकल्प गलत दिए हुए हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां पाई जाती है जिनका विवेचन इस प्रकार है। खोपड़ी यह गर्दन के ऊपर स्थित सिर का कंकाल है। इसका ऊपरी भाग दृढ़तापूर्वक अस्थायी रूप से जुड़ी हुई है। 8 अस्थियों का बना हुआ है। एक बॉक्स होता है जिसे कपाल कहते हैं। मानव मस्तिष्क इसी के भीतर सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के शेष भाग में ऊपरी एवं नीचे के जबड़े 14 तथा कंठिका अस्थि सहित 15 अस्थियां होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कान के भीतरी भाग में कान के पर्दे के पीछे एक के बाद एक 3 बहुत छोटी अस्थियां होती है जो कान के पर्दे के कंपनों को भीतरी कान तक ले जाती है। इस प्रकार खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 8 + 14 + 1 + 6 यानी 29 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, ये हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य हो जाएगा, यानी आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य को माना जाता है। क्रो-मैग्नन मानव के अवशेष फ्रांस से मिले हैं। यह होमोसेपियंस जाति का था। यह शिकार करने व मछली पकड़ने में निपुण था। अगला प्रश्न देखते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? ये जल हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। असंख्य कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है। मानव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने कॉर्क में मृत कोशिकाओं को देखा था। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन 76% होता है, कार्बन 10.5% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, नाइट्रोजन 2.5% होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरगोविंद खुराना ने जीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिक कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपनी अमेरिकी सहायक सहकर्मियों रॉबर्ट डब्ल्यू हाली और मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इंसुलिन प्राप्त होता है किसके द्वारा? ये हो जाएगा डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। यह सूर्यमुखी कुल व द्विदली वर्ग का पौधा है। इंसुलिन पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। यह भी मुख्यतः प्रोटीन का होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में परिवर्तन की दर को पेशियों एवं यकृत में काफ़ी बढ़ा देता है। यह शर्करा एवं वसा निर्माण में भी सहायक होता है एवं प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वरण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकास का प्रमुख कारण प्राकृतिक वरण है। सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रही है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई प्रजाति बन जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, यानी जो मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव में केवल 2 अग्रपाद, सामान्य भाषा में हाथ, तथा 2 पश्चपाद अर्थात पैर होते हैं। दोनों अग्रपादों की अस्थियां एवं दोनों पश्चपादों की अस्थियां परस्पर एक समान होती है। अग्रपादों एवं पश्चपादों की अधिकांश अस्थियां भी एक समान होती है। प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस तथा नीचे के भाग में 2 लंबी अस्थियां रेडियस तथा अल्ना होती है। हाथ तथा पंजे के बीच प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं जिसे कार्पल्स कहते हैं। मनुष्य के पैर की हड्डियां खोखली होती है। इस प्रकार दोनों पश्चपादों में कुल 60 अस्थियां होती है। तना कोट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। गन्ने का नेविलाइजेशन किया जाता है। सेक्रम बारबेरी प्रजाति का गन्ना बहुत कठोर था।
जिसकी उपज तथा चीनी की मात्रा दोनों कम थी। कोयम्बटूर स्थित गन्ना अभिजनन केंद्र पर इस गन्ने का संस्करण उष्णकटिबंधीय गन्ना सेकेरम अफिसेनेरम से कराया गया, जिसके द्वारा उत्तर भारत में गन्ने की खेती भारी पैमाने पर संभव हो सकी। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इस पे मतभेद है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में हो विद्रोह 1820-21, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, मुंडा विद्रोह 1895-1900 के बीच में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये हो जाएगा तीन कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के तीन कठिया व्यवस्था से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध कराया था। इस अनुबंध के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही तीन कठिया पद्धति कहते थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ अन्य नेताओं में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जेवी कृपलानी प्रमुख थे। इस सत्याग्रह के प्रभाव से तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस कर दिया गया। वर्ष 1919 में चंपारण एग्रेरियन अधिनियम पारित किया गया, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। इसकी व्याख्या देते हैं। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। सन 1895 से 1900 ईस्वी के बीच बिहार के मुंडा आदिवासियों ने पारंपरिक जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को उलगुलान या महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? यह है बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यानी मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में चलाया गया था। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई और साथ ही बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। उड़ीसा में बिहार भी एक नवीन घोषणा के आधार पर राज्य बने। इसी दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इस घोषणा को 1912 ईस्वी में कार्यान्वित किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1916 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय और 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नवगठित काउंसिल की प्रथम बैठक बांकीपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार व उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेली ने की थी। सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? ये हो जाएगा गया जिले। सन 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में अंग्रेजी हुकूमत को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो हो जाएगा उड़ीसा। 2020-21 में मूल्य के आधार पर शीर्ष 4 खनिज उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर उड़ीसा था, जबकि इसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड का स्थान आता है। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, इस पर मतभेद है क्वेश्चन पे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 9,722 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण एवं वृक्षावरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% है। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, कहाँ में? जमशेदपुर में, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में। 15 नवंबर 2000 को बिहार के विभाजन के बाद शेष बिहार के उद्योगों में अभूतपूर्व कमी आई। इसके बावजूद थोड़े बहुत उद्योग विभिन्न स्थानों पर हैं। इंजीनियरिंग उद्योग पटना के पूर्व मोकामा में मार्टिन वर्ज का रज्जू कारखाना तथा मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का भारत बैगन कारखाना लगाया गया है। झारखंड के अलग होने से पूर्व बिहार में जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा पर। हुंड्रू जलप्रपात बिहार में स्वर्ण रेखा नदी पर है। कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात, शरावती नदी पर महात्मा गांधी या जोग या गरसप्पा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात। अब आगे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।